आरबीडी लेक्चर 2 रिजिड बॉडी रोटेशन या रिजिड बॉडी डायनामिक्स हमने शुरू किया था और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे भैया, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट मास का एमआई फटाफट बता दीजिए भैया। पॉइंट मास का एमआई क्या होता है किसी एक्सिस के अबाउट बोल दीजिए। और अगर ज्यादा पार्टिकल आ जाए तो समेशन एमआई आ रहा है इसका। यूनिट बोलो भैया। क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, ये बात याद रखिए। रिंग का एमआई बोल दीजिए। रिंग का एमआई एम मास आर रेडियस रिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एम आर स्क्वायर कैपिटल एम। डिस्क का अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, रॉड का अबाउट पासिंग थ्रू सेंट्रल मास परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ by axis passing through one of side perpendicular to its length। क्या सारे आंसर याद आ गए? सब लोगों ने निकाले? हां जी सर। क्या तुम सबको समझ में आ गई कि बात है? निकाल सकते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं इन चीजों का हम लोग। ये यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म डिस्क, रॉड टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा जी। ये सारे एमआई आपको याद होने चाहिए, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। ये सारे आंसर्स एमआई के जो निकाल रहे हैं, ये सारे के सारे आंसर्स याद होने चाहिए। आगे की तरफ पढ़ रहे हैं, प्रोसीडिंग्स और देख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग ले रहे हैं हम लोग एमआई ऑफ सॉलिड स्फीयर about its diameter। mi of solid sphere, uniform solid sphere about its diameter। इसका m मास है, r रेडियस है, नाम क्या है इसका फिर से बोल दीजिए। सॉलिड स्फीयर, और वो डायमीटर के अबाउट बोल रहा है। किसी भी डायमीटर के अबाउट बोल दो, ये एक सॉलिड गोल होगी। अब डायमीटर तो कुछ हो सकता है, तो ऊपर से घुमा लो चाहे इसको, जो मैंने यहां शो किया, या इस डायमीटर के अबाउट घुमा लो, या इस डायमीटर के अबाउट घुमा लो। सॉलिड बॉल है और यूनिफॉर्म है। इसका एमआई निकालना, इसका एमआई निकालना। एमआई प्रूव कर देंगे, लेकिन इसका एमआई याद होना चाहिए 2/5 mr²। कितना आंसर है इसका? दोबारा से बोल दो, कितना आंसर है इसका? 2/5 mr² इसका आंसर है। इस आंसर को प्रूव कर लेते हैं, इस आंसर को प्रूव कर लेते हैं। बोर्ड से ध्यान में दिलाना, चेक रखना बात पे। मैं यहां से y हाइट पर जाकर dy विड्थ की और स्मॉलर रेडियस की एक डिस्क कट कर रहा हूं। dy इसकी विड्थ है, r रेडियस है, रिलेशन मुझे r/r में दिखाई दे रहा है। फिर से बोलता हूं, क्या कट किया है? y हाइट पर जाकर यहां 0 मान के y हाइट पर जाकर dy विड्थ की एक डिस्क कट की है, जिसकी रेडियस स्मॉल r है। क्लियर है? पहला रिलेशन देखना, r² बराबर r² प्लस y²। क्या तुम्हें ये दिखाई दिया? पाइथागोरस लगाया, कुछ नहीं किया। क्लियर है जी? तुम्हें डिस्क का एमआई पता है, डिस्क का एमआई mr²/2 होता है, तो तुम्हें डिस्क का मास निकालना है। मैं डिस्क का मास लिख रहा हूं, नहीं समझ में आया तो जवाब देना। क्या तुम्हें यूनिट वॉल्यूम का मास समझ में आ गया? यस सर। ये क्या चीज लिखो, ढंग से बोल के बताओ भैया। ये लिखोगे आप, ये यूनिट वॉल्यूम का मास आ गया। इसका वॉल्यूम कितना है? सर इसका वॉल्यूम है mr, इसका वॉल्यूम है πr² dy, एरिया इनटू मोटाई। क्या तुम सबको डीएम दिखाई दे रहा है भैया? आवाज में कम नहीं है तुम्हारी? यस सर। क्या तुम सबको ये डीएम दिखाई दे रहा है? यस सर। यूनिट वॉल्यूम का मास, इतने वॉल्यूम का मास, फिर डीएम हो गया। एमआई कितना होगा? सर डिस्क है, डिस्क का एमआई होगा mr²/2। ये इस डिस्क का एमआई आ गया इस एक्सिस के, विच इज इट्स ऑन एक्सिस। जवाब दे दीजिए, समझ में आ गई बात क्या है?
पाई से पाई कट रहा है, ये 3 ऊपर चला गया, m ये रहा 4r³ ये रहा 4r³, एक 2 और है, इसको 8 कर देता हूं मैं, ये 4 2 8 हो चुका है। बचा क्या r4 dy, बचा क्या r4 का रिप्लेसमेंट ले लेता हूं r² माइनस y² होल स्क्वायर dy। क्या तुम सबको समझ में आ गया? छोटे r की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां से, आवाज नहीं है तुम ये डी आ चुका है, सिर्फ इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो क्या करूंगा 0 से r तक का निकाल लेता हूं, उसका डबल कर देता हूं, या तो लिमिट लगा लूं -r से +r, या 0 से r तक करके डबल कर देता हूं, जितना ऊपर mi उतना नीचे रहेगा भी mi। तो टोटल mi लिख रहा हूं, नहीं समझ में आया तो जवाब देना 3m/8r³ इनटू ट्वाइस ऊपर नीचे का लिखे, लिमिट 0 टू कैपिटल R, इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका r4 प्लस y4 माइनस 2r² y² dy, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। जवाब दे दीजिए, इसका होल स्क्वायर बोल दिया, लिमिट 0 से r लिखी है, इसे डबल कर दिया। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई है? यस सर। अल्टीमेटली आंसर याद होना चाहिए। किसी भी पेपर में तुमसे प्रूफ नहीं पूछेंगे, किसी भी पेपर में नहीं पूछेंगे, बट आई एम टेलिंग यू कि मुझे एलिमेंट का लिखना आता है, लेकिन ये mi को मेरा पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, तो मेरी आंसर याद होना चाहिए। बट हाउ आई एम ड्राइविंग इट, ये देख लीजिए, ये आ गया 3m/ ये बच गया वैसा 4r³, 2 की वजह से। इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, नहीं समझ में तो पूछना। इसका इंटीग्रेशन हो गया r4y, इसका y5/5, इसका 2r² y³/3, लिमिट फ्रॉम 0 टू r, वैल्यू पुट कर रहा हूं 3m/4r³, हर जगह पे r पुट करूंगा तो r5 तो कॉमन आ गया, 0 की जगह पे सब 0 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? एक तो बचेगा 1 प्लस 1/5 माइनस 2/3। कोई दिक्कत नहीं है, आपका मामला समझ में आ गया आपको। इसको सॉल्व करना है, ये r³ r5 कैंसिल हो चुके हैं, तो 3/4mr²। इसका क्या इंतजाम कर रहा हूं, चेक करना। इसको 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। क्या लिख रहा हूं, चेक करना। 15/15, 3/15, और क्या कर रहा हूं 5 से मल्टीप्लाई तो 10/15, नीचे 15 आ गया, ऊपर 8 बच गया। 3/4mr², 8/15, 4 2 और 2 5 3 5। क्या आंसर बच गया? जो वहां लिखा हुआ वो आंसर बच गया। जानना चाहूंगा कि तुम्हें आंसर समझ में आ रहा है, कैसे निकाला गया? यस सौखा सा मामला है, मुश्किल नहीं है। तुम्हें प्रूफ करना कुछ आना चाहिए, लेकिन बिलीव में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रूफ की, तुम्हें ये आंसर याद होना चाहिए। मैंने पहले आंसर लिखा था, भूल मत जाना। जैसे आंसर याद मुझे, तुम्हें याद होना चाहिए आंसर। सॉलिड सफियर का किसके ऊपर लिखा आंसर मैंने? वो बात अलग है कि तुम्हें क्वेश्चन देगा, निकाल के दिखाओ, तुम कैलकुलेट कर दोगे। स्टेप तो वही की वही है, स्टेप तो चेंज नहीं हुए। एलिमेंट का mi लिखना, एलिमेंट वो चूज करना जिसका mi बताओ, एलिमेंट वो चूज करना जिसका mi बताओ। सॉलिड सफियर किससे मिलकर बना हुआ है? सॉलिड सफियर डिस्क से मिलकर बना हुआ है सर, और डिस्क का mi लिखना आता है mr²/2, तो dmr²/2, dmr²/2। यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। पूरा आर्टिकल तो समझ में आ गया। mi ऑफ सॉलिड सफियर क्या है? थोड़ा लाउडली बोल दो। यस सर। क्या समझ में आ गया भैया? यस सर। नोट कीजिए सारी चीज। mi of solid spherical is 2/5 mr²। mi of solid sphere क्या आ गया वैसा बोल दीजिए। 2/5 mr² आ गया।
किस किस के एम आई लिख लिए, इसके आंसर आपको पता होने चाहिए, जवाब आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सिस का एम आई इस एक्सिस के अबाउट ये होता है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सारे एम आई तुम्हें याद होने चाहिए जो बोल रहा हूं बेटा, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए। पॉइंट मास का एम आई बोल बेटा, जिसके एक्सिस से डिस्टेंस आर हो। पॉइंट मास का एम आई बोलना है जिसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो। बोल दो बेटा एम आर स्क्वायर। और अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल आ जाएंगे तो फिर क्या फॉर्मूला यूज करना है, समेशन में आर आई गुण मत जाना, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर से बोल दो आर आई क्या चीज है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो पॉइंट मास सिस्टम के लिए हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम सबसे पहले किसका हमें निकाला हमने, रिंग का, फिर निकाला डिस्क का, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, फिर रॉड का, रॉड का। दिस वाज ऑल एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गई बात? यस सर। लिख लीजिए भाई सर। डेरिवेशन आपके सामने है, रिजल्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, भूलिएगा मत, बार बार बोल रहा हूं। प्रोसेस निकालने का बड़ा आसान है, दिक्कत वाला नहीं है। कैलकुलेशन दिखाई देती है, वो पेन चलाने की प्रैक्टिस है। आंसर है 2/5 mr स्क्वायर। क्या आंसर है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, 2/5 mr स्क्वायर। मान लेता हूं कि समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को, मान लो क्या, पक्का बोलो भैया, इरेज करो सारा कुछ इधर वाला। तुमने ऑफ कोर्स सिर्फ इसी से स्टार्ट किया होगा लिखना, चलो तो ऑपरेशन नोट नहीं किया होगा आपने, उसकी जरूरत नहीं थी। अब देखना किसका एम आई लिख रहा हूं, ये होलो स्फीयर ले रहा हूं अबाउट डायमीटर। कौन सा स्फीयर है वैसा, होलो स्फीयर, लेकिन एम आई किसके अबाउट लिख रहा हूं, अबाउट डायमीटर। का आंसर याद रखना है 2/3 mr स्क्वायर। कितना आंसर होगा वैसा, 2/3 mr स्क्वायर। कितना एम आई हो गया, फिर से बोलो 2/3 mr स्क्वायर। 2/3 mr स्क्वायर हो गया। ये क्या चीज है, होलो स्फीयर। क्लियर है वैसे? यस सर, यस सर। बस में आगे होलो स्फीयर का एम आई कितना लिखा, ये होलो स्फीयर है, एम मास आर रेडियस का, अबाउट डायमीटर आंसर है 2/3 mr स्क्वायर। चेक करना भाई सर, ये एम मास आर रेडियस का एक कंटेनर है जो कि स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेल है कंटेनर, ठीक है जी। इसमें एम मास का पानी था जिसे आपने आइस में चेंज कर दिया है, तो ये एम मास के बीच में आइस है। इस सिस्टम का एम आई लिखना है अबाउट डायमीटर। बोलो भैया क्या आंसर लिखूं, एम मास का पानी जिसको बर्फ बना दिया गया अंदर, एम मास का कंटेनर अबाउट डायमीटर। एम आई बोलो भैया, एम मास का 5 तो सही नहीं है बेटा, 2/3 mr स्क्वायर तो हो गया शेल का, और अंदर एक सॉलिड स्फीयर और बन गया जो कि डायमीटर के अबाउट घूम रहा है। फाइनल जो अच्छे तो भैया दोनों को ऐड करके कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल एडिशन किया जाता है। लेकिन ये दोनों आंसर ठीक है, समझ में आ जाने चाहिए तुम सब। कारण बोलो क्यों लिखे बता दो भैया, क्योंकि बारीक शेल है, एक बाहर शेल एम मास की अलग है, तो ये कैसे हो गया, और अंदर एम मास का एक सॉलिड स्फीयर और पड़ा, वो भी डायमीटर के अबाउट घूम रहा है। यस सर। ओके। जवाब दो, समझ में आ गया? यस सर। ऐड करना में आता है, कर लेंगे, आंसर आ गया। अरे बोल दो ना भैया। यस सर। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। 16/15 mr स्क्वायर आ जाएगा, ये सॉल्व करने के लिए।
फिर 15 एलसीएम ले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 mr स्क्वायर बटा में 15 आ गया, और इधर से 3 से किया तो 6 mr स्क्वायर बाय 15 आ गया, दैट इज 16 mr स्क्वायर बाय 15। क्या तुम्हें इस सिस्टम का mi समझ में आया कैसे निकाला गया? Yes, sir. भूल तो नहीं रहोगे? अरे हाँ ना मुझे ऑब्जर्व कर लीजिए। No, sir. क्लियर हो गया तुम सबको? Yes, sir. ये साइड हटा दो। Yes. क्या क्या रहा देख लो बेटा, और लिख ले बड़ा फटाफट लिख ले। होलो स्फीयर का mi आया है आपके पास 2/3 mr स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे सेम प्रोसेस है सर, रिंग काटूंगा इसका। अरे बोलो तो सही। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से y हाइट पर जाकर dy कर रही हूँ, क्लियर है क्या? उसका मास लिख के उसको इंटीग्रेट करना है, क्लियर है जी? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं बात No, sir. है तो सही, प्रवंचित करने की जरूरत है। दिक्कत की बात है तो जवाब है यस, दिक्कत की बात है। तो फिर बता इस एलिमेंट का मास, मैं नहीं सोच रहा था एलिमेंट का मास मतलब भैया जो रिंग कट है, y डिस्टेंस पर जाकर dy विड्थ का रिंग, रेडियस r बोलते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है। m by 4 pi 3 pi r square. 4 pi r स्क्वायर। अब ये एरिया है भाई साहब, वॉल्यूम नहीं है, मास इज एरिया 4 pi r स्क्वायर। ठीक है सर. अब उस रिंग का एरिया बोल दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, Yes. लेंथ होगी 2 pi स्मॉल r, 2 by r dy. आना में जवाब दो भैया। Yes, sir. Yes, sir. और छोटे r की हो तो मैं यहां से दिखाई दे रही है r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अंडर रूट। Yes, ये तो sir. सिर्फ dm आया है, हाँ जी सर. ये सिर्फ क्या है अभी तक? DM. क्या है इसका अभी तक? DM. dm आया है, लेकिन हम इसका mi क्या लिख रहे हैं? dm r स्क्वायर, क्योंकि रिंग का मान होता है mr स्क्वायर। Yes, sir. आना में जवाब नहीं है तुम्हारा, तो स्मॉल r क्यों बन जाएगा? अरे एक r स्क्वायर और एक r क्यों बन जाएगा? Yes, sir. बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर. कर लोगे सॉल्व करके, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, आंसर कितना आ जाएगा? 2/3 mr स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गई तुम सबको बात? Yes. अभी ये साइड रेज कर दूं भाई, mi देखते जाए जो बताता जा रहा हूं समझते जाए सारे के सारे mi। गड़बड़ ना कीजिएगा, ढंग से समझिएगा बात को। आंसर बाकी सारे याद करने हैं, प्रूफ हो गए तो प्रूफ निकल जाते हैं, बट फिलहाल याद करने हैं। mi ऑफ सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर का लिख लेते हैं और एक होलो सिलेंडर का लिख लेते हैं। ये सॉलिड सिलेंडर है, m मास का, l लेंथ का, r रेडियस का, लेंथ भी और रेडियस भी है। ये होलो सिलेंडर है, m मास का, l लेंथ का, r रेडियस का। क्योंकि अगर रेडियस कम कर दी तो ये रॉड बन जाएगी। एक्सिस को पहचान लो, मैं किस एक्सिस के वो mi लिख रहा हूं। ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास आउट है, लेकिन एक्सिस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास COM perpendicular to length of a cylinder, दोनों के लिए एक्सिस सेम रहेगा, perpendicular to length of cylinder passing through center of mass। आंसर याद होना चाहिए, इसका आंसर होता है ml स्क्वायर बाय 12। रॉड का तो आएगा ही आएगा, एक प्रभाव रिंग डिस्क का, लेकिन उसका आंसर mr स्क्वायर बाय 4। कैसे आया ये प्रूफ आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आंसर याद करने हैं। इसका आंसर ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 2। जैसे ये आंसर लिख रहा हूं ऐसे कैसे तुम्हें याद हो जाना चाहिए वैसे। ये याद होने जरूरी है। Yes, sir. इसको अगर मैं मार्कर को सिलेंडर बोल दूं और ये इस एक्सिस के बोर्ड घुमाना है तो इसका हमें कितना लिखना पड़ेगा? अगर ये सॉलिड है तो ये लिखना पड़ेगा,
और अगर ये होगा तो ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है जी? ठीक है सर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा जी। बड़ा समझ में आ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख रहे हैं? थोड़ा समझ में आ रहा है? वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, कोई अल्टरनेट नहीं है जी, करेक्ट यूज में आया करेंगे। जवाब दे दीजिए कि यहाँ तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है कि यार? यस यस। सबको समझ में आ गई चीजें जो लिखी हुई है? Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आई निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी तक निकाले जा रहे हैं हम लोग। डिफरेंट सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आज लिख दूंगा तुम्हें कल तक सारे याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो मामला आगे बढ़ेगा तुम्हारे लिए, वरना मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखना, जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं वो सारे याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट लिख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, L लेंथ का और B विड्थ का। क्या चीज है? रेक्टेंगुलर लैमिना प्लेन। लैमिना नॉट द प्लेन। प्लेन वो होता है जिसकी थिकनेस जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू अदर डायमेंशन। T is very very less than length, T is very very less than breadth। मोटाई इसकी यूं दिखाई दे रही है ना भाई साहब, ये इसकी मोटाई दिखाई दे रही है कि ये इसकी मोटाई है पतली सी। तो लेंथ और ब्रेड्थ के कंपैरेटिवली T जो है वो नेग्लिजिबल है। जैसे रजिस्टर देख लो तो रजिस्टर की मोटाई को नेग्लिजिबल मान लो, पेपर जैसा हो गया तो लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है। अदरवाइज वो रेक्टेंगुलर लैमिना निकल आएगा, फिर वो क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा, माचिस की डिब्बी जैसा बन जाएगा। थिकनेस कैसी लेके चलते हैं इसकी? नेग्लिजिबल। लैमिना का आंसर लिखना है, किस एक्सिस के अबाउट लिखना है? पहले तो इस एक्सिस के अबाउट लिखना है। ये एक्सिस में यहां मत करो भैया। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द एज। ये C1 से पास आउट है, परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द एज। इसका पूरे का मास m है। आप में से कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं वैसे, क्योंकि किया हुआ टॉपिक तुम्हारा है वाला। इसको किससे मिलकर बना माना जा सकता है? इसका एलिमेंट क्या कटेगा? स्ट्रिप, क्योंकि 2D का एलिमेंट तो लीनियर होता है, तो स्ट्रिप कटेगी। तो ये रॉड कटेगी, यस सर। ये दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, सभी रॉड के लिए साइज में फर्क तो आ नहीं रहा। इस रॉड का आ गया आंसर DML²/12। तो DML²/12, DML²/12 सबको जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? इस एक्सिस के लोग हम कहेंगे इसका समेशन करोगे तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका आंसर आ गया ML²/12। हां, नंबर जवाब दीजिए बच्चों। यस सर। दोबारा से बोलता हूं, क्या इसका छोटा सा एलिमेंट एक रॉड बनेगी? यस सर। रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ML कितना निकला था हमने कल? ML²/12। और ये ऐसी बहुत सारी रॉड्स बन जाएंगी। जवाब दे दीजिए। तो DML²/12, DML²/12, DML²/12 सभी के लिए L²/12 कॉमन आ गया, तो DM का सम क्या बन जाएगा? कैपिटल M बन जाएगा। आंसर इज ML²/12। ओके सर। तो फिर मुझे इसके अबाउट भी बता दो, इसी लैमिना का इस एक्सिस के बजाय इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखूंगा मैं? लेंथ की जो ब्रेड्थ आ गई B, अब ये MB²/12 बन गया अनडाउटेडली। DMB²/12, DMB² का सम क्या बन जाएगा? MB²/12।
यस और नो में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. क्या तुम्हें रेक्टेंगल और लेमिना का आंसर भी समझ में आ गया क्या? Yes, sir. किस किस एक्सिस के अबाउट लिखा पता लग गया? किस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 है और किस एक्सिस के अबाउट mb स्क्वायर बाय 12 है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ध्यान से लिख लीजिए बच्चों, ध्यान से लिख लीजिए बच्चों। ये सारा डाला हूं सफेद वाला सेगमेंट। रेक्टेंगुलर लेमिना का आंसर आपने लिखा है, ये लेमिना ले लिया m मास का, l लेंथ का और b विड्थ का। कोई इस एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो क्या आंसर लिख देंगे? ml स्क्वायर बाय 12। क्यों? क्योंकि रॉड क्यों बन रही है dml स्क्वायर बाय 12 dml। और इस एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो क्या आंसर लिख देंगे? mb स्क्वायर बाय 12। जवाब दे दीजिए बच्चों। Yes. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. समझ में नहीं आया बच्चों? देखो ml स्क्वायर बाय 12 आ गया और mb स्क्वायर बाय 12 हो गया। रॉड का आंसर याद हो तो सारे आंसर आ गए इसके अंदर हमारे पास बच्चों। जवाब दे दीजिएगा। सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक का मामला? ये ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4 सॉलिड रॉड के सेंटर था। होलो वाले के लिए ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 2, ये होलो सिलेंडर के लिए है। कौन सा एक्सिस है? एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू लेंथ। क्या लिख लिया आप सबने सारे आंसर्स? लिख लीजिए बच्चों, सारे आंसर्स लिख लीजिए। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, सारे आंसर याद होने चाहिए। ठीक है जी? कुछ बेटा नहीं sir, डाउट नहीं है। इरेज करो बेटा ये सारा क्वेश्चन। अपनी कॉपी के पेजेस को वापस एक दो पेज पीछे करके सारे आंसर पढ़ लीजिए बेटा, सारे एमआई के आंसर्स पढ़ लीजिए बेटा। और जैसे मैं लिख रहा हूं इकट्ठा एक जगह पे तुम लोग भी लिखो मेरे साथ। ये पॉइंट मास आर डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, इसका आंसर लिख लेंगे। ये रिंग, ये डिस्क, ये रॉड, एम मास एल लेंथ, एम मास एल लेंथ, एम मास आर रेडियस, डिस्क, एम मास आर रेडियस, रिंग। इसका मालूम है हमें क्या चीज बोलना था हमें? ये सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर, ये होलो स्फीयर अबाउट डायमीटर, या इसी को होलो सॉलिड दो नाम दे देंगे, इसको भी होलो सॉलिड दो नाम दे देंगे। ये MLR, ये भी MR। पहले इन्हीं के आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर बोलो भैया, इसका आंसर बोलो भैया, इसका आंसर बोलो भैया, MR, इसका आंसर बोल दीजिए MR स्क्वायर बाय 2, इसका आंसर बोल दीजिए, इसका आंसर बोल दीजिए। ये रॉड है, भूलना मत, ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मास परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ। यस सर। ये स्फीयर लिख रहे हैं, स्फीयर दोनों ले लेंगे यहां पे हम लोग। स्फीयर अबाउट डायमीटर, 2.5 अबाउट डायमीटर। सॉलिड के लिए आंसर लिखना और होलो के लिए भी लिखना है। 2/5 mr स्क्वायर, 2/3 mr। 2/3 mr स्क्वायर। जवाब दे दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। यस यस सर।
अब कहेंगे कि अभी तक जो सीखा इतनी देर में वो मामला एक्चुअली इतना सही था। इसके आंसर भी लिखे, होलो सिलेंडर के लिए लिखा हम लोगों ने ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 12, और सॉलिड सिलेंडर के लिए लिखा हमने ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। जो आप दीजिए, अभी तक ये क्वेश्चन करवाया, आपको क्वेश्चन नहीं करवाया गया, एक ही जगह पे लिखते चलेंगे सर। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. और क्या बोला मैं आपको, ये सारा आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों को याद होने चाहिए। ये सारे आंसर आप लोगों को याद होने चाहिए। जो आप दीजिएगा कि यहाँ तक का मामला सब समझ में आया कि हम लोगों को, बोल बेटा। Yes, sir. यहाँ तो कोई मुश्किल तो तक नहीं आई होगी, मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग आती है इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ, वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ सिस्टम। और स्टेटमेंट क्या होती है, मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से पास आउट एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है। सेंटर ऑफ मास से पास आउट एक्सिस के अबाउट इसका एमआई कितना है, आईसीएम है। बॉडी का मास है एम, इससे डी डिस्टेंस पर कोई और एक्सिस है, उसका नाम है ए बी, और मुझे आई ए बी निकालना है, बट दोनों पैरेलल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है कि आई ए बी की वैल्यू जो होगी वो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर के बराबर होगी। सभी को समझ में आ गया क्या? पहली बार स्टेटमेंट देख रहे हैं तो समझिएगा, सेंटर ऑफ मास से पास आउट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आईसीएम। तो उससे डी डिस्टेंस दूर कोई एक्सिस हो जो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम प्लस बॉडी का मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस के बराबर है। आईसीएम और एम डी स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है? दोनों एक्सिस कैसे होने चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। दोबारा से देख लीजिए, आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये ए बी मस्ट बी पैरेलल टू आई सी एम, must be parallel to axis passing through center of mass. और आईसीएम पता होना चाहिए आपको। हो सकता है कि आई ए भी पता हो तो आप आईसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों एक्सिस पक्का पैरेलल होने चाहिए। एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। इस रॉड का एमआई इस एक्सिस के अबाउट कितना था, रॉड का एमआई इस एक्सिस के अबाउट कितना था, हम निकाल चुके कि ये आंसर ml स्क्वायर बाय 12 है, निकाल चुके। और इसके अबाउट कितना निकाल चुके, यहां पर रॉड का एमआई इस एक्सिस का प्रूव करते हैं, इसको ये आईसीएम हो गया। वहां नाम जवाब देना, ये आईसीएम हो गया। आईसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, ml स्क्वायर बाय 12 आ गई।
और मुझे ये ए बी निकालना है, तो आई ए बी जो होना चाहिए वो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आईसीएम इस क्वेश्चन में एम एल स्क्वायर बाय 12 है और डी की वैल्यू एल बाय 2 है। चेक कर लो पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस जो आ रही है वो एल बाय 2 आ रही है वैसे L square by 4. ये एम एल स्क्वायर बाय 4 या फिर 3 एम एल स्क्वायर बाय 12। Yes, sir. अरे ये वाली वैल्यू जो बन गई इसको एम एल स्क्वायर बाय 4 बोल या 3 एम एल स्क्वायर बाय 12 बोल एक ही बात है। टोटल बोल गया 4 एम एल स्क्वायर बाय 12। कट गया M square by 3. 4 ml स्क्वायर बाय 12 का मतलब ml स्क्वायर बाय 3, तो हम इसका आंसर ml स्क्वायर बाय 3 तो बोल ही रहे हैं कि ये होता ही है जी, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी प्रूव हो गया ना। ना जवाब दे दीजिए। Yes, sir. क्या समझ में आया? IAB इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर वैलिड है। Yes, sir. जवाब दे दीजिए कि तुम सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है पता लग गया? Yes, sir. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, किसी एक्सिस के अबाउट mi निकालना हो तो वो mi जो होता है उसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास आउट एक्सिस के अबाउट mi और md स्क्वायर के बराबर है, उसके एडिशन के बराबर है, where d is separation between two parallel axes। जवाब दीजिए, समझ में आ गई सबको बात क्या? Yes, sir. नहीं है समझ में? Clear है, sir. क्लियर है, नोट कीजिए सारी चीजें। इससे एक चीज और प्रूव हो रही है कि सेंटर ऑफ मास से पास आउट एक्सिस के अबाउट mi जो होगा मिनिमम होगा, बाकी एक्सिस के अबाउट mi आएगा तो कुछ ना कुछ ऐड होके आएगा, तो मिनिमम mi किसके अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास से पास आउट एक्सिस के अबाउट mi मिनिमम होता है। क्या सबको ये बातें समझ में आ गई बच्चों जो लिखी हुई है? Yes, sir. Parallel axis theorem valid for any kind of distribution, any kind of system. IAB equal to ICM plus MD square. IAB equal to ICM plus MD square. क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? फिर से पूछूंगा मैं। Yes, sir. Yes, sir. ये प्रूफ सबको समझ में आ गया? Yes. वो आंसर सबको समझ में आ ही चुके हैं, इनको डालो मुझे। ये एक रिजिड बॉडी दे रखी है, दो एक्सिस दे रखे हैं, एक एक्सिस ये रहा और एक एक्सिस ये रहा। सेंटर ऑफ मास में बीच में है जो यहां से स्मॉल डी डिस्टेंस पर, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है। इसके अबाउट mi, AB के अबाउट mi I नॉट है और CD के अबाउट mi निकालना है। बॉडी का मास कैपिटल M है, ICD की डिमांड है, ICD की डिमांड है। इसके सेंटर मास डिस्टेंस स्मॉल d है, सेंटर मास डिस्टेंस कैपिटल D है, एक्सिस D, दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है। कह रहा है ICD की वैल्यू कितनी होगी? IAB की वैल्यू I नॉट है, ICD equals to, your options are I naught plus M D plus D का होल स्क्वायर, I naught plus M D minus D का होल स्क्वायर, I naught minus M D square minus D square, I naught minus M D square minus D square।
एक्सिस के अबाउट एम आई गिवन है आई नॉट, इसके अबाउट निकालना है। एक बार सोच लो वापस, मतलब मुझे रिजल्ट डी माइनस डी का आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा। पहला एक्सप्रेशन क्या होती है याद है ना? सेंटर ऑफ मास पास में आंसर दिया गया अभी फिलहाल इसमें से थर्ड। अबे थर्ड कैसे आ गया भाई सर? फर्स्ट क्यों नहीं आया? स्टेटमेंट में एक आईसीएम था और इसमें आईसीएम पता नहीं है अभी तक, और यहाँ पे ये दो पैरेलल एक्सेस हैं, यानी ये वाला आंसर तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट इन दो के लिए है ही नहीं। देयर शुड बी वन आईसीएम। यस सर हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए। यस सर तो किसी वाले पहले तो ये तय करो, कुछ भी हो जाए फर्स्ट आंसर तो नहीं होगा, इस डिस्टेंस को तो नहीं गिनना, क्योंकि पहले आई से निकालना पड़ेगा। तो फिर पहले आई ए बी के साथ चलते हैं। आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। ये आई ए बी आई नॉट गिवन है, तो अनडाउटली यहां से आई सी एम की वैल्यू आ गई इस पर। यस सर Yes, sir. अब इसके बीच में और इसके बीच में इक्वेशन लिख सकते हैं। आई सी डी क्या हो जाएगा? आई सी डी हो जाएगा आई सी एम प्लस एम, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। Capital D square. और अब आई सी एम की वैल्यू ये रखी जा सकती है। जवाब दे दीजिए, क्या तुम्हें पूरा प्रोसेस समझ में आ गया क्या? Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे सामने? थर्ड आंसर बन रहा है। नेगेटिव कॉमन है तो ये बन जाएगा। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। Yes, sir. क्या सबको बात समझ में आ गई? पहले आई सी एम निकालना था, क्योंकि स्टेटमेंट में आई सी एम रिक्वायर्ड है। क्या तुम सबको क्लियर हुई बात बच्चों? Yes, sir. आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी इसको पढ़ा हम लोगों ने, भूलिएगा मत। तो ये किन्हीं भी दो पैरेलल एक्सेस के बारे में नहीं है। वन ऑफ द एक्सेस मस्ट बी पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ तुम सबको बच्चों ये चीज? नोट कीजिए इस बात को भी। नहीं है समझ में? बेटा पैरेलल सिस्टम दो पैरेलल सिस्टम पे लगती है, लेकिन एक सेंटर ऑफ मास से पास आउट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रहा है क्या? नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में थ्योरम लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी। तो ऐसे हम पहले निकालना निकालना पड़ेगा। तुमने निकाल दिया। इन दोनों में थ्योरम लगा के पहले ऐसे निकाल लिया, फिर इन दोनों में थ्योरम लगा के इसको निकाल लिया, क्योंकि ऐसे हमें पता है ना, वी हैव सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। इरेज करो भाई साहब। हाँ जी, एक मिनट। this one is the right answer. क्या मान लीजिए हो गया है? Yes. कौन सी थ्योरम थी ये वाली? Parallel axis. कौन सी थ्योरम थी ये वाली? Parallel axis. एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना रहे हैं I वर्सेस D। इस ऑब्जेक्ट के लिए आप I तो लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास से स्मॉल डी डिस्टेंस पास आउट एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट I लिख रहे हैं। कह रहा है I वर्सेस D ग्राफ बना दो। I वर्सेस D, D 0
जीरो होगा तो क्या होगा, यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, d इक्वल टू जीरो होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, IC में आ जाएगी, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी आएगी। बाद में I की वैल्यू क्या आएगी, ICM प्लस MD स्क्वायर। जैसे जैसे d बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दूं क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देंगे ऐसा वाला, क्यों, क्योंकि d स्क्वायर है, d स्क्वायर मतलब I इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली देन d, पैराबोलिक वेरिएशन में दिखाई दे रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, दोनों तरफ पैराबोलिक इंडिपेंडेंस का बनेगा। जवाब दे दीजिए, सबको समझ में आ गया कि I इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब d 0 होगा, IC की वैल्यू मिनिमम है और बाकी वैल्यूज कंपैरेटिवली क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। इस क्वेश्चन के लिए क्या तुम सबको बात समझ में आई कैसे ग्राफ प्लॉट किया गया, आराम से सीखो, आराम से सीखो। तुम्हें ये वाला ग्राफ बनाना है s इक्वल टू हाफ AD स्क्वायर का, क्या तुम्हें याद है पैराबोलिक वेरिएशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर मैंने लिख दिया था, which thing is increasing more rapidly, y, x की वैल्यू 1, y x की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर y 4 गुना मिलेगा, 3 पे ये 9 गुना मिलेगा, 3 पे ये 9 ही आ रहा है, ये 4 है तो y 16 ही आ रहा है, which thing is increasing more rapidly, तो तुम्हें मालूम है कि इसका ग्राफ ऐसा बनता होता है ना, जो x 0 पे y 0 था, लेकिन इस क्वेश्चन में समथिंग k और आ गया तो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ तो k से शुरू होगा बट स्टिल y इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली। तो सेम ग्राफ बनाया मैंने इस चीज का कि मिनिमम ऐसे बनेगा, उसके बाद i इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली देन d। हां जी बेटा, सर नेगेटिव कैसे चीज, क्या चीज नेगेटिव, ग्राफ का स्लोप सर नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे मूव किया, अरे d की वैल्यू एक तरफ राइट में नाप रहे हैं एक तरफ लेफ्ट में नाप रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, mi तो बढ़ना ही बढ़ता है, स्केलर क्वांटिटी है। d नेगेटिव दिशा का मतलब एक बार तुम d किसके राइट में नाप रहे हो, एक बार लेफ्ट में नाप रहे हो, और क्या मतलब i तो पॉजिटिव रखा हुआ है, i को कोई साइन चेंज नहीं किया। हां ना मुझे जवाब दे दीजिए, मुझे सबको समझ में आ गई बात क्या, कुछ पूछना बेटा, सबको समझ में आ गई थ्योरम ये वाली, कौन सी थ्योरम है ये वाली, नंबर 2 लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नंबर 2 लिख लीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या नाम है वैसे थ्योरम का, तो ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात कर रहे हैं जी, वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है। इससे पहले वाली चीज किसके लिए वैलिड थी, फॉर ऑल टाइप सब 1D 2D 3D सबके लिए वैलिड थी, रॉड के लिए भी वैलिड है, बाकी जो भी वैलिड है 2D 3D, ये सब 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। जैसे रिंग डिस्क उनके लिए वैलिड है, रॉड के लिए वैलिड नहीं है, सॉलिड सर्कल होलो सर्कल के लिए वैलिड नहीं है, कोन के लिए वैलिड नहीं है, 3D ऑब्जेक्ट्स हो गए, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, लैमिना रेक्टेंगल और स्क्वायर उसके लिए वैलिड है। स्टेटमेंट क्या है, ये वो ऑब्जेक्ट हो गया, लैमिना हो गया, 2D ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला, इसमें 3 एक्सिस 2D ऑब्जेक्ट लिखा है वाला, इसमें 3 एक्सिस प्लॉट कर लीजिए, एक x एक्सिस प्लॉट कर लो, एक y एक्सिस प्लॉट कर लो और तीसरा z एक्सिस प्लॉट कर लो, ठीक है जी। तो याद रखिए z ऑफ कोर्स यहां पर दिखाया यहां हुआ है, तो याद रखिए iz जो होगा वो ix प्लस iy के बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। सम उन दो का करना है जो प्लेन में है, लाइन इन द प्लेन, और तीसरा एक्सिस इनके इंटरसेक्शन से जा रहा है। जैसे बोल दूं कि जो ये लैमिना है इसके प्लेन में yz एक्सिस आ गई, तो अब ix की वैल्यू iy प्लस iz होगी। सम किन दो का करना है, who are lying in the plane, these two are lying in plane, तो सम उन दो का जो कि प्लेन में है, iz इक्वल टू ix प्लस iy। क्या तुम सबको स्टेटमेंट समझ में आ गई, क्या क्या स्टेटमेंट है, iz इक्वल टू ix प्लस iy। हाँ ना, मैं जवाब दीजिए, समझ में आ गया सबको बात क्या, iz इक्वल टू ix प्लस iy,
ये बात याद रखिए। Yes. सम किनका? उन दो का जो कि उस प्लेन के अंदर है। सम उन दो का जो कि उस प्लेन के अंदर है। लिखिए बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। IZ equal to IX plus IY. सम उन दो का who are lying in the plane of the object. और तीनों की तीनों mutually perpendicular axis है, भूलिएगा मत. All three are perpendicular to each other. All three are perpendicular to each other. All three are perpendicular to each other. समझ में आ गई? पक्का बोल दीजिए। Yes sir. क्लियर है जी? Yes sir. फाइन। अब वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आएगी क्योंकि अब सारा खेल इनकी एप्लीकेशन का है, यूज का है। वो यूज सीखते हैं कि आप लोग समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। असली मुद्दा अब शुरू होगा। अब आपके पास कुछ एमआईज हैं और दो स्टेटमेंट्स हैं। ICM plus MD square equal to IAB होता है, IZ equal to IX plus IY होता है। अब आपके पास जितने रिजल्ट थोड़ी देर पहले निकाल के रखे थे उसके अलावा ये दो स्टेटमेंट्स और हैं। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई क्या? Yes sir. अब मैं जितने क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा उन सब के आंसर्स आपने इनकी मदद से निकालने हैं। ठीक है जी? कोई एलिमेंटल अप्रोच नहीं है। अब ये स्टेटमेंट की अप्रोच है। एलिमेंटल अप्रोच क्यों नहीं देखते हैं? इस क्वेश्चन में मैं इसका नाम रख रहा हूं रिंग। इस रिंग के लिए अपने क्वेश्चन कर रहे हैं पहले ये वाला सवाल। इसका आंसर पता है। रिंग है m मास r रेडियस का यूनिफॉर्म रिंग है। ये कौन सा एक्सिस हो गया? अबाउट इट्स या एक्सिस लिख लेते हैं। अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अबाउट इट्स आंसर बोलो कितना होता है? ये तो मालूम है m r स्क्वायर होता है। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। क्या नाम है इस एक्सिस का? एक्सिस का नाम अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इसे खुद के एक्सिस के अबाउट या फिर इसका नाम होता है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू COM परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसका प्लेन उसके परपेंडिकुलर है। या इसका नाम ये हो सकता है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस बोल दो या अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्या ये दोनों नाम एक ही है? समझ में आ गया बात क्या? और आंसर कितना है इसका? अब क्वेश्चन ही आंसर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन तुमने दे दिया ये वाला। इस एक्सिस का नाम रख रहा हूं अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस कर देते हैं। सही कह रहे हैं। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्या तुम्हें समझ में आ गया? इसके अबाउट mi निकालना है। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस कौन सा स्टेटमेंट यूज करूंगा दोनों में से? मैं पैरेलल एक्सिस। हमें कहा गया कि IAB निकालना है तो IAB हो जाएगा ICM plus MD square। पैरेलल एक्सिस तो ये वाला हो गया, ये ICM भी है, इसके पैरेलल भी आ गया। मुझे IAB निकालना है, ICM हो गया MR square और D की वैल्यू भी इसमें R के बराबर ही है। जवाब दे दीजिए कि आपको ये पहला आंसर समझ में आ गया क्या? इस एप्लीकेशन के कोई एलिमेंटल अप्रोच नहीं है, सीधा आंसर टू वन मार्क्स। कौन सा एक्सिस था ये? टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर यहां पर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पहले बोल रहा हूं भैया, बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिएगा बात। दोबारा से बोलिए, समझ में आ गया? दोबारा से बोलिए, समझ में आ गया? तो तुम्हारी बात मान ली मैंने, तुम्हें समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, ये वाला अलग से ले लेंगे हम इसको। रिंग का नया क्वेश्चन ले रहा हूं।
ऐसे डायग्राम बना के दे दिया भाई ने, ऐसे लिख दिया भाई ने, ये क्या बना दिया, अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग, अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग, कड़ा जगह बैठते रहा, दिक्कत आपसे बात तो। अब ये रिंग है और ये यहां पर मैंने इसको इस टेबल पे घुमा दिया। अब ये डायमीटर के बोर्ड घूम रहा है वैसे, अब ये डायमीटर के बोर्ड घूम रहा है, आना में जवाब दीजिए वैसे। तो ये डायमीटर के बोर्ड एमआई पूछ रहा है, समझ में आया ना कि टेबल पे मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, फ्लिप कर दिया इसको और अब ये घूम रहा है। इसका एमआई कितना है, क्या बात दिखाई दिया डायमीटर के बोर्ड कैसे घूम सकता था ये, जबकि इसको इस एक्सिस पे घुमाते दिखाना मेरे लिए आसान नहीं था, उसके लिए मैं हवा में छोड़ता ही हूं करके। आना में जवाब दे दीजिए। टेंजेंशियल एक्सिस में उसको रिप्रेजेंट करना आसान नहीं था मेरे लिए। आना में जवाब दीजिए भाई, समझ में बात आ रही है क्या? बनाए जा सकते हैं सिस्टम, बनाए जा सकते हैं। बड़ा सा एक रिंग ले लो, बच्चों के खिलौने आते हैं, उसके फ्रिल्स लटकी होती है, वो गोल गोल रिंग घूम रहा है और वो फ्रिल्स ऐसे फैल की जैसे मेलों के अंदर झूले घोड़े वाले रहते, घोड़े यूं बाहर निकल जाते हैं। आना में जवाब दो भैया, वो वोल्टेज हो जाता है, बीच में रिंग मान लो। बात तुम सबको समझ में आ रही होगी। इसके वो कमेंट करना, कौन सी आप लोग थ्योरम का यूज करके आंसर निकाल पाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस चलो, परपेंडिकुलर एक्सिस चलो में तुम्हें दो एक्सिस चाहिए होते हैं जो कि प्लेन में और परपेंडिकुलर हो। तो तुम्हें क्या कर निकालना, तो ये है बॉस, एक ही और मान लो, ये दोनों डायमीटर हो गए सर। अगर इसका नाम आई डायमीटर रखोगे तो ये भी आई डायमीटर है, और इसके इसका आई जेड नहीं मालूम है, क्योंकि आई जेड तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिखोगे, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, लेकिन यहाँ का आई जेड सर एम आर स्क्वायर है, और ये दोनों ही आई डी हो गए। तो आई डायमीटर का वोट कितना आ गया इस क्वेश्चन का? भाई साहब जवाब चाहूंगा तुम्हें रिंग का डायमीटर समझ में आया क्या? आवाज नहीं है तुम सब, नोट कीजिए यहाँ तक की चीजें। क्या तुम्हें ये नाम भी समझ में आ गया और काम भी समझ में आ गया कैसे यूज किया गया? ये तुमने डिसाइड किया कि हम दो डायमीटर बना लेंगे इसके, अपना फीलिंग में आया कि हम लोग इसमें इस थ्योरम का यूज करेंगे, और ये नोन था। क्लियर है क्या तुम सबको? आवाज नहीं कोई? अच्छा अब दोबारा से देखना, ये भी कम वक्त डायमीटर तो सेंटर मास से पास आउट होता है, सेंटर मास से पास आउट इनफाइनाइट एक्सिस हो सकते हैं। ये वाला एक्सिस जो सेंटर मास से पास आउट करने के लिए, तो ये भी आईसीएम की तरफ ले जाएगा लोग, ये भी आईसीएम है, ये भी आईसीएम है, ये भी आईसीएम का, तिरछे वाले भी आईसीएम होंगे। अब आईसीएम में ये मालूम और आईसीएम में ये भी मालूम है। क्लियर है जी? हां जी सर। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, इसको रिंग नाम देके ये एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, और इसका नाम रखता हूं टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये रिंग के प्लेन में क्या नाम रखो इसका? लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। जवाब दो भाई, सब नाम समझ में आया क्या? ये रिंग का प्लेन उस प्लेन में, ये वाला रिंग के प्लेन में नहीं था, ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर था। वो कह रहा है कि डायमीटर वाला आईसीएम ले लो और थोड़ा वाला तो पैरेलल एक्सिस ले लो। लेकिन अब आईसीएम की वैल्यू आप एमआर स्क्वायर नहीं लोगे, एमआर स्क्वायर बाय 2 लोगे, क्योंकि ये आईसीएम आई डायमीटर वाला है, लेकिन लगेगी पैरेलल एक्सिस। यस सर। क्या लगा देंगे? आई इस अबाउट निकालना है, इसको सीडी एक्सिस बोल देते हैं, तो सीडी एक्सिस के अबाउट निकालना है टेंजेंशियल एक्सिस आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर में इसकी जगह पर एमआर स्क्वायर बाय 2 प्लस एमआर स्क्वायर। आंसर इज 3/2 एमआर स्क्वायर। ये वाला एक्सिस ध्यान देना भी एक सेकंड के लिए, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस पैरेलल नहीं है क्या? ये और ये नहीं है, पैरेलल नहीं दिलाते, ये चीजें पैरेलल है। ऐसी लाइंस को हम लोग स्क्यू बोलते हैं, दीस आर स्क्यू लाइंस, SKEW स्क्यू। क्या तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस कर लिया तो स्क्यू मैट्रिसेस
एक्सिस पढ़े हो शायद, Yes, sir. ये स्क्यू एक्सिस हो चुकी है दोनों की। समझ में आ गई बात क्या? Yes, sir. क्लियर है सबको यहाँ तक की बात? नोट कीजिए। अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी ये थ्योरम्स इस्तेमाल करनी आ रही है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप आईसीएम भी डिफाइन कर पा रहे हो अलग अलग प्लेन में। क्लियर है जी? अलग अलग प्लेन में आईसीएम बोल रहा हूं। ये इस प्लेन का आईसीएम था, परपेंडिकुलर टू प्लेन होता नहीं। ये आईसीएम है, लेकिन दिस आईसीएम इज लाइंग इन द प्लेन होता नहीं। Yes, sir. सारा खेल किसका है? नाम पे स्ट्रेस है, चीजें आसान आसान सी हैं। सारे एग्जांपल नोट कीजिए बच्चों। Yes, sir. नहीं आया समझ में? क्या याद आ गया सर। आ गया सर। यहाँ तक कि एमआई आप लोगों को निकालने आ गए हैं। काम काफी ठीक हो गया। कल की क्लास हमारी बड़ी इजी क्लास रहेगी, इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल। ये सारा हो गया तुम्हारा। अब चाहे मैं डिस्क दे दूं तो तुम डिस्क के साथ आंसर लिख दोगे, स्फीयर दे दूं तो स्फीयर के साथ आंसर लिख दोगे। Yes. हाँ ना, मैं जवाब दो भैया। Yes, sir. स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सिस के नाम रखूंगा और तुम लोग डिफरेंट एमआई बताते चले जाओगे, क्योंकि थ्योरम का यूज करना है और वो थ्योरम का यूज क्या करना है वो तुम्हें पहचान करनी है। क्लियर हुआ जी? Yes, sir. ओके बच्चों।